नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बजट को लेकर। इस दौरान बजट को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए सीएम धामी ने कहा कि बजट भारत की मजबूत नींव करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों को इस बजट से लाभ मिलेगा। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। सीएम धामी ने एक संसद में पेश केंद्रीय बजट को सच्चे मायने में अमृतकाल का बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में युवा, मध्यम वर्ग, किसान, महिला समेत हर वर्ग के हितों का ख्याल रखा गया है। बजट समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र को समर्पित है और अमृतकाल के विजन को बताता है। कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य और प्रदेशवासी बजट से लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री जी ने जो बजट कल रखा है उसमें जो टैक्स रिजीम में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख थी सालाना, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जहां इस बजट में उद्यमियों की, गरीब वर्ग की और मध्यम वर्ग की विशेष रूप से चिंता की गई है। इसके साथ साथ अभी मैं इस कार्यक्रम में आने से पहले आज जिला कारागार देहरादून में गया था कि इस बजट में एक और प्रावधान किया गया है कि जो कैदी जेलों में बंद हैं, जो निर्बल वर्ग के हैं, वृद्धजन हैं, जिनकी कोई बेल लेने वाला नहीं है, उस धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया, जिससे कि अब शहरी इलाकों में जो मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की मदद होती थी, अब कुल मिलाकर 3 जनवरी 2022 तक अभी तक 1.14 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 53.42 लाख घरों का निर्माण और वितरण हो चुका है। 16 लाख घरों का और भी निर्माण किया जाए। सीएम धामी ने आज जिला कारागार देहरादून के भ्रमण पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण कर कौशल विकास योजना के तहत कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि जिला कारागार में बंद कैदी जहां अपने हुनर के चलते विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रमों से जुड़कर विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं कैदियों को भी कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही ड्रग फ्री कार्यक्रम के तहत उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि कैदियों को भी कौशल विकास योजना से जोड़ा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आम बजट में असहाय और बुजुर्ग कैदियों की जमानत के लिए बजट की व्यवस्था की गई है, जो कि केंद्र सरकार का बेहतर प्रयास है। देखिए, जेल में भी चूँकि हमारे जो लोग बंद हैं तो सभी समाज के ही लोग हैं, और जेलों में ये बड़ी समस्या है। जेल के लोगों को, जब कोई जेल में बंद कैदी ड्रग्स एडिक्ट होते हैं तो उनके लिए व्यवस्थित उनको करना शुरुआती दिनों में काफ़ी कठिन होता है। और जो हमने देवभूमि ड्रग्स फ्री 2025 का संकल्प लिया है, उसमें सभी की भागीदारी होनी है। इसलिए सभी का हम आह्वान करते हैं, सबसे अपील करते हैं कि हर व्यक्ति इस अभियान में शामिल हो और सब लोग जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों के इस नशे से दूर रहने के लिए जो भी अभियान हो सकता है उस अभियान का हिस्सा बने। खबर जोशीमठ से, जहां पर जोशीमठ आपदा पर राज्य सरकार परिस्थितियों के अनुरूप स्थानीय जनता को राहत देने का काम कर रही है। जोशीमठ आपदा के लिए सीएम की तरफ से कोऑर्डिनेशन के लिए नियुक्त किए गए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने कहा कि जोशीमठ की जनता को राहत पहुंचाने का काम तो सरकार की तरफ से किया ही जा रहा है, साथ ही पुनर्वास विस्थापन की जो चुनौती है उसे भी निपटने का काम किया जा रहा है। स्थानीय जनता को 3 विकल्प दिए जा रहे हैं ताकि उनको राहत पहुंचाई जा सके। देखिए, आप जानते हैं कि जोशीमठ की जैसे ही आपदा सामने आई और जो समस्या विकट होने लगी, तो प्रदेश सरकार के द्वारा तत्काल वहाँ पर जो प्रभावित थे उनको राहत पहुँचाई गई और उनको जो जिनके भवन खतरे की जद में थे उनको
तत्काल वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। होटल्स, विद्यालय और गेस्ट हाउसों में उनको अस्थायी तौर पर उनको रोका गया है और वहाँ पर उनके आवास से लेकर, भोजन से लेकर, मेडिकल फैसिलिटी, इसके अलावा जो ठंड से बचाव के लिए जो भी उपाय हो सकते थे, हीटर, ब्लोअर, इलेक्ट्रिक केटल, अलाव इत्यादि की भी व्यवस्थाएं की गई। तो कुल मिलाकर के जो तात्कालिक राहत थी वो बहुत त्वरित गति से सरकार के स्तर से उनको पहुंचाई गई है। और जो अब जो हमारे समक्ष जो बड़ी चुनौती है वो विस्थापन और पुनर्वास की है। और विस्थापन और पुनर्वास के लिए जैसे कि आपके संज्ञान में होगा ही कि प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में एक स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थी उनके कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने जो प्रभावित थे उनके सबके सुझावों को सम्मिलित करते हुए उनके अस्थायी विस्थापन और पुनर्वास के लिए 3 विकल्प रखे हैं। और उन 3 विकल्पों पर जो प्रदेश शासन के स्तर पे एक हाई पावर कमेटी गठित की गई है, उसने उसको सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है और अब वो जल्दी ही कैबिनेट में लाया जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए बजट पर आप पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप नेता ने कहा कि बजट पूरी तरह से 2023 के चुनावी राज्यों को समर्पित बजट है। इस बजट में गरीबों, किसानों, बेरोजगारों के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ पहुंच सके। इस समय महंगाई देश की सबसे बड़ी समस्या है। बजट से महंगाई पर रोक लगने के साथ साथ लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके साथ ही कोई प्रावधान नया नहीं किया गया है। उत्तराखंड में जोशीमठ आपदा के लिए भी बजट से कोई प्रावधान न करने से उत्तराखंड के लोग पूरी तरह से निराश और हताश हैं। आज जो बजट पेश किया गया, ये बजट देश के उन राज्यों जिनमें 2023 में चुनाव होने हैं उनको ध्यान में रख करके पेश किया गया बजट है। उत्तराखंड को इस बजट से पूरी तरह से निराशा हाथ लगी है। उत्तराखंड में जोशीमठ की जो आपदा से ग्रस्त परिवार है उनके लिए बजट में कोई प्रावधान न किया जाना चिंताजनक है। और उसके अलावा उत्तराखंड के लिए किसी अन्य क्षेत्र में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तराखंड के अंदर लोगों को उम्मीद थी कि इस समय जोशीमठ की आपदा के साथ साथ राज्य को एक बड़ा पैकेज मिलेगा और उससे राज्य की जो दुश्वारियां हैं वो दूर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बड़ी चालाकी से बजट की जो टैक्स स्लैब है उसमें एक चादर, मजबूत चादर तान करके बजट की कमजोरियों को छुपाने का प्रयास किया। इस बजट से महंगाई पर रोक लगने का कोई प्रावधान नहीं है। लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा इसकी बजट में व्यवस्था नहीं है। किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी इसमें बजट में व्यवस्था नहीं है। और उसके साथ साथ जो दावे बजट में किए गए वो सारे दावे ठीक ऐसे ही हैं जैसे खाते में 15 लाख आएंगे या अच्छे दिन आएंगे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि चुनावी साल का बजट पेश करते हुए भी वित्त मंत्री ने अपनी इस बजट की पोथी में देश की जनता को निराश किया है। बजट को लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद बलराज पासी ने कहा कि जो काम पूर्व की कांग्रेस सरकार ने नहीं किया वो काम पिछले 10 साल में बीजेपी की मोदी सरकार ने करके दिखाया है। इसलिए विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज माना बॉम्बे से जो हाईवे बन रहा है दिल्ली तक का, जो 26 घंटे की दूरी थी अब वो 12 घंटे की रह जाएगी। उसमें इतना पैसा दिया तो कोई जनरल बजट में थोड़ी उसका उल्लेख हुआ। लेकिन अब वो बन रहा है तो उत्तराखंड के आदमी को से भी अगर यहाँ से कोई माल बनेगा, यहाँ से इंडस्ट्री से, उसको अगर बॉम्बे जाना है तो वो कम पैसे में जाएगा तो उसका लाभ जो सीधा सीधा उत्तराखंड को भी प्राप्त होगा। अगर कोई भी योजना बनती है इस समय जो पूरी, अगर जब ये समग्रता में जब तक हम नहीं सोचेंगे, देश को लेकर नहीं सोचेंगे, आज करोड़ों शौचालय अगर खुले पूरे देश के अंदर बने तो उसके लिए जो बजट दिया गया, उज्ज्वला में अगर करोड़ों रुपया दिया गया उसमें जो बजट दिया गया, जनधन में जो है लोगों को जो पैसा मिला उसमें जो बजट दिया, तो पूरे देश को देखकर ही और उसकी समग्रता को देखकर इसमें जो है सरकार निर्णय ले रही है। आज माना उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के बाद से अब तक विदेशों के कई दौरे मंत्री और अधिकारी कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड हर विभाग और सेक्टर में इतने शीर्ष पर पहुंच चुका है कि देश में तो किसी राज्य से कुछ सीखने को बचा ही नहीं है। तभी तो देश में कोरोना का अलर्ट, प्रदेश के खराब वित्तीय हालात और जोशीमठ की आपदा, ये तीनों गंभीर मुद्दों भी विदेश यात्राओं को रोकने के लिए काफी नहीं है। रिपोर्ट देखिए आप। कभी गणेश जोशी विधायकों और अधिकारियों के साथ विभिन्न देशों की यात्रा पर निकल जाते हैं तो कभी प्रेमचंद भी अधिकारियों के साथ विदेश जाने के इस मौके को भुनाते दिखते हैं।
और अब ताजा मामला स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह से जुड़ा है, जो अपने अमले के साथ ताइवान की उड़ान भरने की तैयारी कर चुके हैं। वैसे राज्य को विदेश यात्राओं से कुछ मिले तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसे कई बड़े कारण हैं जो इन यात्राओं पर कांग्रेस नेताओं के जरिए सवाल खड़े करने की वजह बन गए हैं। जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का वहां जाना सवालों के घेरे में है, तो वहीं मंत्री के पीएस भी इस यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो किसी के गले नहीं उतर रहा है। उत्तराखंड राज्य में अगर देखा जाए तो एक तरह का सर्कस चल रहा है। यहाँ राज्य के कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं हैं। आए दिन बाजार से उधार उठाना पड़ रहा है। योजनाओं के लिए, विकास योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन मंत्रियों के सैर सपाटे के लिए इनके पास पूरा पैसा है। ताइवान जहाँ की आशंका जताई जा रही है कि कोरोना फैला हुआ है बुरी तरीके से, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर तो आप प्रतिबंध लगाने को तैयार रहते हैं कि कोरोना की वजह से स्थगित कीजिए। ये एक चिट्ठी बार बार लिखी जाती है। वहीं धन सिंह रावत जी को अब कोई चिंता नहीं है कोरोना की। स्थिति यह है कि चीन इन दिनों कोरोना के एपिक सेंटर के रूप में सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है। उसके पड़ोसी राज्य भी इससे अछूते नहीं हैं। इन हालातों के बीच जब देश में कोरोना को लेकर तमाम गाइडलाइन जारी की जा रही हैं, तब चीन के ही बेहद करीब के देश ताइवान की यात्रा करना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। दूसरा सवाल उस बड़े और हमेशा से ही गंभीर मसले का है, जो राज्य की खराब वित्तीय हालात से जुड़ा है। पहले तो कई बार विदेश यात्रा को नजरअंदाज करने तक के निर्देश भी सामने आते रहे, लेकिन इस सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लग रहा है कि मानो देश से सीखने के लिए प्रदेश के अधिकारियों नेताओं को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। बहरहाल यात्राएं जारी हैं। विदेश यात्रा पर तीसरे सवाल जोशीमठ आपदा को लेकर है, जो उत्तराखंड ही नहीं देश भर में चर्चाएं बटोर रही है। जोशीमठ में जो हालात हैं उससे सरकार भी चिंतित है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग संभावित 10 दिन के दौरे पर ताइवान जाने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी के अपने ही तर्क हैं। ताइवान में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल पे टीम हमारी जा रही है, सीनियर डॉक्टर्स की, और वहाँ से जो वो भी ऑब्जर्वेशन होंगे और उसको यहाँ के सिस्टम में लागू करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी का जो विदेश का दौरा है, ये राज्य हित में है, राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, और एक अपने राज्य के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम, विशेषज्ञों की टीम उनके साथ जारी है। तो बहुत कुछ राज्य के लिए प्राप्त करना है, सीखना है। वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र भी है और हमारी जो परिस्थितियाँ हैं उसके भी अनुसार हैं, इसलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह जी का जो दौरा है वो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए है। उनका दौरा ताइवान से आने के बाद राज्य के लिए कारगर साबित होगा। कुल मिलाकर मंत्री के साथ साथ विभाग की भारी भरकम फौज ताइवान जाकर भले ही कुछ सीख कर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लाभान्वित करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जोशीमठ के ताजा हालात और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। एक छोटा सा ब्रेक लेने, खबरों का सिलसिला जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की परेड में कई झांकियों में उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को पहला स्थान हासिल किया गया है, जिसके बाद महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने ट्रॉफी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भेंट की। इस मौके पर झांकी के टीम लीडर संयुक्त निदेशक सूचना KS चौहान के साथ झांकी के कलाकार मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को मानसखंड झांकी के लिए पहला पुरस्कार मिलने पर प्रदेश के लिए सम्मान की बात कही। उन्होंने झांकी में शामिल हर एक कलाकार को 50-50 हजार की धनराशि देने की घोषणा भी की। धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या को शहादत नहीं बल्कि हादसा करार दिए जाने के बयान पर जहां बवाल मचा हुआ है, तो वहीं बीजेपी ने भी गणेश जोशी के बयान से पूरी तरीके से किनारा कर लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि गणेश जोशी का बयान व्यक्तिगत बयान और पार्टी का इससे कोई विषय नहीं है, इसलिए यदि कोई जानकारी इस बयान को लेकर लेनी हो तो गणेश जोशी से पूछी जा सकती है। देखिए ये गणेश जी का अपना व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इस पर कोई विषय नहीं है, और कुछ जानकारी लेना हो गणेश जी से पूछ सकते हैं। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप डिबेट करवा दीजिए और ये देखिए हमने कहा पार्टी उनके बयान।
देहरादून नगर निगम सभागार में मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में गुरुवार को बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में म्यूटेशन शुल्क और घर घर कूड़ा उठाने, कूड़ा शुल्क में वृद्धि समेत जमीन कब्जे को लेकर बहस हुई। बैठक में 16 प्रस्ताव पेश किए गए। कुछ प्रस्तावों को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। नगर निगम की बोर्ड बैठक में इस साल होने जा रहे निकाय चुनाव को देखते हुए पार्षदों ने किसी तरह का आर्थिक बोझ शहर की जनता के सिर न डालने की पैरवी की, तो कुछ शुल्क बढ़ाने के पक्ष में रहे। इस बैठक को लेकर मेयर ने कहा कि हमारा लक्ष्य देहरादून को देश के नंबर 1 स्वच्छता जिले में लाना है, जिसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं, जिसको लेकर इस बैठक में अहम फैसले लिए गए। इसी के साथ दाखिला खारिज, स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर भी मेयर ने जो प्रस्ताव पास किया वो अब कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और पास होने पर काम शुरू होगा। जैसे कि विकास कार्य नगर निगम क्षेत्र में हो रहे हैं तो उसकी वो विकास कार्य करने के लिए एक आय का स्रोत चाहिए होता है। तो नगर निगम ने कई ऐसी चीज़ों पर पुनर्विचार करा है जहां पर हम जो जनता है वहां से हम एक जो शुल्क है वो एक जायज़ शुल्क के तौर पे हम लोगों से लें और वह विकास कार्य के माध्यम से उनको वापस वो दिया जाए। कई जैसे कि विकास कार्य नगर निगम क्षेत्र में हो रहे हैं तो निगम की बोर्ड बैठक में शहर के हित में कई सारे निर्णय लिए गए और एक मेरा विषय था जो मैंने पिछली कई बोर्ड बैठकों में उठाया। जो देहरादून शहर की जो गरीब जनता जो मलिन बस्तियों में निवास करती है, पिछले 4 सालों से लगभग उनका हाउस टैक्स रुका हुआ है। हमारी सरकार में टैक्स लगाया गया था लेकिन किन्हीं कारणों से ये टैक्स रुक गया और जनता लगातार ये मांग कर रही थी कि हमसे टैक्स लिया जाए। देहरादून की जो मलिन बस्ती की जो जनता है वो कह रही कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, लेकिन जब मैं नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता करता था तो वो मुझे कहते थे कि ये हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होने गया है। लगातार 3 सालों से मैं इस विषय को उठा रहा था और आज बोर्ड बैठक में ये बताया गया नगर आयुक्त महोदय के द्वारा कि वो शासन में अपडेट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए एक नई हम व्यवस्था बनाने जा रहे हैं नगर निगम की ओर से। नगर निगम का ही एक सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं जिसमें वो मलिन बस्तियों का हाउस टैक्स लिया जाएगा। मेरे द्वारा फिलहाल वर्तमान में उनसे ये अनुरोध किया गया मेयर साहब से भी कि आप इसको हार्ड कॉपी में या फॉर्म भरवा कर लोगों से इसके हाउस टैक्स की रसीद उनको दे सकते हैं, उनसे पैसा जमा करा सकते हैं। निगम की बोर्ड बैठक में आज हमारे बोर्ड बैठक में थे, लगभग सभी प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से पास हुए हैं। एक प्रस्ताव को जो है जिसमें हमारा होमवर्क नहीं था वो हमने उसको अगली बैठक में रखने के लिए करा। सभी के सभी प्रस्ताव भी पास हुए और जो मेन जो हमने एक तो हमारा बिजली का बिल का था कि बिजली का बिल में जो है यूजर चार्ज जो है वो बिजली के बिल में जुड़ेंगे और दूसरा जो हमने जो मलिन बस्तियों के जो अप्रूव्ड मलिन बस्तियां हैं उनके टैक्स जो जिन पे नहीं लग पा रहे थे उनके लिए भी हमने व्यवस्था बनाई है और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए भी जो है सभी ने जो है एकजुट होकर कहा है कि हम स्वच्छता सर्वेक्षण में और अच्छा सुधार करेंगे। ये जो आज की बोर्ड बैठक थी, ये बोर्ड बैठक में भी स्वच्छता को फोकस करके ताकि हमारे देहरादून का नाम जो है पूरे भारतवर्ष में जो है देहरादून का नाम अच्छे रैंकिंग के साथ उसका सुधार। मसूरी देहरादून मार्ग ऋषि आश्रम के पास देर रात को एक मर्सिडीज कार में अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई और देखते ही देखते राख हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और फायर सर्विस मौके पर पहुंची। आग को बुझाया गया। इसके साथ कार जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कितनी भीषण आग लगी होगी। देखते ही देखते मर्सिडीज कार जलकर खाक हो गई और आग पर बड़ी मुश्किल से फायर अमले ने काबू पाने की कोशिश की। मर्सिडीज कार में आग लगी है। मसूरी से खबर आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी में नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने भारी फोर्स के साथ बनभूलपुरा के लाइन नंबर 8 और 12 में 2 अवैध बिल्डिंग पर जेसीबी चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। बीते दिनों कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने यहां छापा मारकर इन अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। कमिश्नर की छापेमारी कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने न सिर्फ सरकारी कार्य में बाधा डाला बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्रता भी की। लिहाजा 5 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद जगह खाली करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया। और अब इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने भारी पुलिस बल तैनात किया है। सख्त रूप से दोनों अवैध बिल्डिंग को जेसीबी चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। बल का इंतजाम किया गया है। मैं स्वयं उपस्थित हूँ यहाँ पर
और जो अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल का इंतजाम किया गया है, मैं स्वयं उपस्थित हूँ यहाँ पर, और जो अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 12 में नजूल लैंड पर, जिनका फ्री होल्ड अभी नहीं हुआ था और उन्होंने सरकारी ज़मीन पर निर्माण किया था, जिसको लेकर 3 दिन पहले यहाँ पर जब कार्रवाई की गई थी तो इन लोगों ने लिखित आश्वासन दिया था कि 2 दिन में इस निर्माण को हटा लिया जाएगा। चूँकि इन लोगों ने अभी इस निर्माण को नहीं हटाया है, इसलिए पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ इस निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 12 में नजूल लैंड पर, जिनका फ्री होल्ड अभी नहीं हुआ था, निर्माण नजूल जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए जा रहे थे, उसका निरीक्षण 30 तारीख को किया गया था। निरीक्षण के दौरान ही जो इस प्रकार अराजकता भद्रता की गई, राजकीय कार्य बाधा उत्पन्न की गई, यह बात उचित नहीं थी। जमीन भी अवैध है, निर्माण भी अवैध है, उसके बाद ही अराजकता ठीक बात नहीं थी। और ये बार बार शिकायतें आ रही थी कि इस क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी क्रम में 30 तारीख को भी कार्रवाई हुई, 31 को भी है और आज भी की जा रही है। इनको पूर्व में सूचित कर दिया गया, नोटिस दे दिया गया था। इन्होंने 2 दिन का समय मांगा तो वो समय अवधि पूरी हो गई थी। प्रशासन के आदेश पर जिला विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम आज दोनों अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन से बीते सोमवार को हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में बैरागी अखाड़ों के साधु संतों ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के खिलाफ धरना दिया। धरने पर बैठे साधु संतों का आरोप था कि हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद सिंचाई विभाग ने जानबूझकर अतिक्रमण के नाम पर अखाड़ों में बुलडोजर चलाया, जबकि इससे पहले ही हाईकोर्ट से अखाड़ों को स्टे मिला हुआ है। बावजूद इसके प्रशासन अतिक्रमण के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है और अधिकारियों ने संतों को आश्वासन दिया कि जो तोड़फोड़ की गई है उसको ठीक किया जाएगा। कोर्ट में देखिए, यहाँ पर 2021 में हाई कोर्ट में मुकदमा यहाँ के लोगों ने दाखिल किया था और जिस पे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है, जिस पे यहाँ पर लगभग 600-700 घरों का स्टे है। और 2-3 दिन पहले कुछ अधिकारी यहाँ से आए हैं और उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। और जब हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ पर नोटिस देने का अधिकार था। तो हमने जब उनको ऑर्डर की कॉपी भेजी तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। हमारा ये कहना है कि यदि आप यहाँ की बाउंड्री ने किया, जो कार्य इन अधिकारियों ने किया है, ये टालने वाली बात है कि हमें कोर्ट के आदेश की प्रतियां नहीं थी। इनके अधिकारियों के सिग्नेचर है, लिस्ट इत्यादि दी गई है। ये इस तरह की कि उत्तराखंड का है या उत्तर प्रदेश का है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने की इस तरह की बातें कर रहे हैं। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए अगर ये हमारे गेट और बाउंड्री बनाते हैं तो ठीक है, वरना 13 तारीख तक का कोर्ट में अभी इस तरह का चल रहा है। हम इन तमाम अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना के इसमें जो स्टे है उसके उसमें, क्योंकि 600 कुछ स्टे हैं जिसमें तीनों अणी अखाड़े का भी, दिगंबर अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा, निर्माणी अणी अखाड़ा, इनके भी नाम है, लिस्ट है जिसके ऊपर सिग्नेचर भी है आपके, वो देख लें। अगर ये भूल स्वीकार करते हैं और 5-4 दिन के अंदर अपर बनाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको हम कानून का जवाब कानून से देंगे और इनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और इनको कोर्ट की जो इन्होंने निरादर किया है उसका दंड भुगतना पड़ेगा। लोगों ने किया जो कार्य इन अधिकारियों ने किया है, ये टालने वाली बात है कि हमें। देवभूमि समाचार में इतना ही।